रात का टाइम था। चांद की रोशनी हल्का सा चमक रही थी और हर जगह बारिश से भीग चुकी थी। एक बहुत बड़ा सा महल था जो पैलेस जैसा लग रहा था। बारिश की वजह से और भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। उसके पास ही एक जंगल था और वहाँ पे भी पानी ऊपर के पत्तों से नीचे के पत्तों तक गिर रहा था। इसी बीच एक बड़ी सी खिड़की थी जिसके चारों तरफ पत्तों से बारिश की बूंदें टपक रही थी और उस खिड़की के अंदर जो सीन चल रहा था बस वही कहानी थी। बूंदें शीशे पे गिर रही थी और उनके बीच से दो परछाइयाँ दिख रही थी। एक लड़की थी जो फ्रॉक पहने हुए थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जैसे बस एक चीज़ चाहती हो कि कोई उसे इंसान मान ले, इंसान की तरह देखे। और सामने खड़ा था एक आदमी। उसने क्लॉक पहना था और हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। उसकी समुंदर जैसी नीली आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो शब्द नहीं बन रही थी। वो आदमी लड़की के पीछे के रिफ्लेक्शन में कुछ देख लेता है। हाँ, उस लड़की के हाथ में एक छुरी थी। अचानक उसने सर उठाया और उस आदमी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने तुरंत बचकर कदम हटा लिया और एक ही पल में उसकी तलवार उस लड़की के दिल के पार हो गई। बाहर तेज बिजली चमकी। छुरी उसके हाथ से गिर गई, लेकिन उस वक्त भी उस लड़की के आंखों से आंसू नहीं रुके। उसने अपना हाथ उठाकर उस आदमी की आंखों के आंसू पोंछ दिए, जैसे कह रही हो, देखो, तुम भी उतने ही दुख में हो जितनी मैं। उस आदमी के चेहरे पर दर्द था, सिर्फ घाव का नहीं, दिल का भी। और धीरे धीरे वो लड़की फूल की तरह मुरझाने लगी। उसका जिस्म बेजान हो रहा था। आखिरी पल में उसकी ज़िंदगी की सारी खाली यादें सामने आ गई। 25 साल का जीवन जो बिना किसी मतलब के निकल गया। उसके दिल में एक ही सवाल था कि क्यों? उसने ही क्यों उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी? लड़की के दिल में एक छुपी हुई इच्छा थी, काश एक और मौका मिल जाए, काश दोबारा ज़िंदगी शुरू कर पाए, इस ट्रेजेडी से बच पाए। उसने जब अपनी आंखें बंद की तो लग रहा था जैसे पलकें बहुत भारी हो गई है, दिमाग धुंधला सा होने लगा है। और फिर एक तस्वीर आई, अपने ही मौत की तस्वीर, जो उसके अपने पति के हाथों हुई थी। पर जैसे ही उसने दोबारा आंखें खोली, सब बदल चुका था। अब वो एक अलग ही दुनिया में थी। एक आईने के सामने खड़ी थी, एक कमरे में जो सिंपल था, सीधा साधा, उस बड़े महल और उसकी शानो शौकत के बिल्कुल उल्टा। बस यही से कहानी का नया मोड़ शुरू होता है। तो हमारी मेन लीड एडेलाइन एक सुंदर सा गाउन पहने आईने के सामने खड़ी थी। गले में एक रॉयल नेकलेस था और उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आवाज़ आई, मैडी। वो थी एल्डा, सिंपल यूनिफॉर्म में, चश्मा पहने हुए। उसके चेहरे पर असली चिंता थी। एल्डा ने पूछा, माय लेडी, क्या आप ठीक हो? एडेलाइन शॉक में थी क्योंकि एल्डा तो मर चुकी थी। दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगे। एल्डा की मौत, उस बैंक्वेट में उसके लेजिटिमेट चाइल्ड होने का राज खुलना और लोगों के ताने। बस उस वक्त एडेलाइन ने एल्डा को ज़ोर से गले लगा लिया। उस पल में लगा जैसे सारी तकलीफ हल्का हो गया हो। एल्डा ही थी जो हमेशा उसके लिए एक सच्चा सहारा रही थी और उसे जिंदा देखकर एडेलाइन को असली खुशी मिली। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बेड पर बैठी रही। फिर एल्डा ने धीरे से पूछा, माय लेडी, आपको सच में ड्यूक से शादी करनी है? क्या आप खुश हो? एडेलाइन ने मुस्कान देकर कहा, डोंट वरी एल्डा, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर से वो भी नर्वस थी। एल्डा को भी उसके फ्यूचर की टेंशन थी क्योंकि उसने देखा था एडेलाइन को कितना दुख मिला है। एडेलाइन हंसकर एल्डा के आंसू पोंछ देती है, लेकिन उस ड्रेस और ज्वेलरी के बीच भी उसके दिल में ये बात चुभ रही थी कि आज एंगेजमेंट है, एक रिश्ता जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। उसने सोचा, जहाँ से बचना चाहती थी वही घर फिर ले आया, लेकिन अब की बार मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। ये सोचकर एडेलाइन विंडो के पास गई, बाहर देखने लगी।
पीछे एल्डा अपने काम में लग रही थी, एक ऐसी दोस्त जो हमेशा उसके साथ थी। और यहीं से एडेलाइन का नया सफ़र शुरू होता है। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। एडेलाइन ने मुड़कर देखा तो सामने थी बियांका लॉन, हाउस होल्ड की बेटी। उसकी लेमन येलो आंखें तेज़ चालाक दिख रही थी और हाथ में एक नोबल वुमन का फ़ैन था। उसने एडेलाइन को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसी दबाते हुए बोला, सुना है कपड़े ही इंसान को पहचान देते हैं, ये बुरा नहीं है। बियांका धीरे धीरे एडेलाइन की तरफ बढ़ी और एक के बाद एक तीखे शब्द बरसाने लगी। सोचा था तुम जिंदगी भर अकेली रहोगी, तुमसे शादी करना कौन चाहेगा, लगता है उस ड्यूक का टेस्ट ही अजीब है। बियांका स्मर्क करते हुए उसके सामने खड़ी हो गई, जैसे अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहती हो। लेकिन एडेलाइन ने बिना डरे अपना सिर झुकाया और शांत लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज़ में बोली, आप सही कह रही हो लेडी बियांका, आप लॉन हाउस होल्ड की असली शान हो। और सोचो, ऐसे में उसने मुझे एक लेजिटिमेट चाइल्ड को चुना। ये तो मेरी बहुत बड़ी किस्मत है कि कोई मुझे अपना बनाना चाहता है। ये सुनते ही बियांका के चेहरे का रंग बदल गया। एडेलाइन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की, बिना घबराए सीधे। उसके लफ्ज़ों में छुपी चुभन ने बियांका की ईगो को चोट पहुंचाई। एल्डा जो पास में काम कर रही थी चुप हो गई। एडेलाइन ने महसूस किया कि इस बार एल्डा की आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि अब एडेलाइन ने खुद अपनी ताकत पे खड़ा होना सीख लिया। एडेलाइन ने हल्की सी स्मर्क के साथ अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जैसे खुद ही बियांका को सोचने पे मजबूर कर रही हो। उस मोमेंट में पावर शिफ्ट हो गया था। पहली बार एडेलाइन ने अपने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी। बियांका गुस्से से हिल गई और चीख उठी, क्या तुम्हें लगता है मैं जेलस हूँ? तुम तो बस एक लोली डुक से शादी कर रही हो। एडेलाइन ने बस अंदर ही अंदर सोचा, अब खेल बदल रहा है। एडेलाइन ने शांत लेकिन तेज शब्द में कहा, हमारी सिचुएशन अलग है लेडी बियांका, तुम्हें तो चुना भी नहीं गया। उसकी बात ने सीधा बियांका के दिल पे चोट की। बियांका गुस्से से फैन को जोर से पटकती है, जैसे अभी उसे एडेलाइन पर फेंक देगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लेजिटिमेट चाइल्ड होकर भी इतना बोल रही हो। तुम्हें तो शुक्रगुजार रहना चाहिए। उसकी चीख कमरे में गूंज रही थी। जब लग रहा था अब दोनों के बीच लड़ाई फूट पड़ेगी, तभी दरवाज़ा पे नॉक हुआ। बटलर अंदर आया और बोला, लेडी एडेलाइन, ड्यूक बेंजार्क आपको ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। एडेलाइन ने एक गहरी सांस ली, जैसे उस पल में एक बड़ी टेंशन कट गई हो। डोर की तरफ बढ़ती हुई उसने बस धीरे से कहा, फेयरवेल। बियांका ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन एडेलाइन बिना मुड़े दरवाज़ा पार कर गई। चलते चलते एडेलाइन के दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, शायद ये सब कोई डिवाइन इंटरवेंशन है या फिर कोई अजनबी ताकत। शायद इसी वजह से उसे दोबारा उस दिन पे लौटाया गया है, उस दिन जब उसकी शादी हुई थी। वो कॉरिडोर से गुजरी और उस जगह के बारे में सोचा जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। लैंड ऑफ डार्कनेस। उस जगह का शख्स था रूथलेस ड्यूक हेरूर स्पार्करेड, जिसका पावर इतना था कि सम्राट भी उसे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। एडेलाइन ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंची। उसने धक्का दिया और अंदर कदम रखे। कमरा रोशनी से भर गया। सभी नज़रें उस पर टिक गई। दिल पकड़कर उसने इधर उधर देखा और फिर उसने देखा हेरूर स्पार्करेड, हमारा मेल लीड। वो खिड़की के पास खड़ा था। सूरज की रोशनी उसके पीछे गिर रही थी और उसका चेहरा सेलहाउट में छुपा हुआ था। धीरे धीरे एडेलाइन उसके पास गई। तब उसकी ठंडी नीली आंखें उससे मिली और उसने सीधे पूछा, क्या तुम एडेलाइन लॉन हो? एडेलाइन ने अपना गाउन हल्का सा उठाकर एक नोबल लेडी की तरह चलना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। हंसी दबाकर उसने कहा, ड्यूक बेंजार्क, हम पहले मिले नहीं। मैं एडेलाइन लॉन हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अपना सारा हिम्मत जोड़कर उसने उसके सामने खुद को प्रेजेंट किया, चाहे उसका सफ़र कितना भी दर्दनाक रहा हो। उस पल में उसका कॉन्फिडेंस और चार्म ने सब पर गहरा असर छोड़ दिया। एडेलाइन ने अपना हाथ नरमी से ड्यूक बेंजर की तरफ बढ़ाया। इस आदमी के सामने ये एक छोटी सी हरकत थी, पर इसमें एक अजीब सा साहस और शान छुपी थी। ड्यूक बेंजर, क्या आप मुझे एस्कॉर्ट करेंगे? उसने पूछा।
उसकी आवाज़ पूरी तरह से शांत और नर्म थी, नज़र से नज़र मिलाते हुए जैसे दोनों के बीच एक खामोश पुल बन रहा हो। बेंजर ने उसे ब्लैंक सी नज़रों से देखा, उसकी गहरी आंखों में, जैसे वो एडेलाइन को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे क्या पता था कि बेंजर एक पुरानी फ्यूचर वाली भविष्यवाणी याद कर रहा था, जो सच देख सके वही राज करेगा। जैसी उसे एडेलाइन तक लाई थी, उसकी सोच वापस पलटी और उसने अपने दोस्त एस्टर के साथ हुई बातचीत याद की। एस्टर ने उसे समझाया था, एडेलाइन लॉन वही लड़की है, इसे पाना ज़रूरी है वरना तुम्हारी तकदीर हाथ से निकल जाएगी। एस्टर, जो हमेशा सूझबूझ से बात करता था, ने खुद ड्यूक को वार्न किया था कि ज़्यादा देर करने से दिक्कत बढ़ सकती है। उसने कहा था, चाहे शादी तुरंत ना हो, पर तुम्हें खुद उसे लेने जाना होगा। ये तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा। सबको लगेगा कि वो एक सीधी साधी, बेचारी और शरीफ लड़की है, पर तुम्हें अपना फैसला लेना होगा। बेंजर ने उस वक्त बात मान ली थी, लेकिन अब एडेलाइन को देखकर उसे लगा, बेचारी, सीधी, ये लड़की बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। फिर भी एस्टर की बातों से प्रभावित होकर उसने ये तय किया कि एडेलाइन को अपने साथ ले जाना होगा। एडेलाइन के सामने खड़े होकर ड्यूक बेंजर एक पल के लिए रुका। उसके कॉन्फिडेंस और शांति ने उसे हैरान कर दिया। क्या एस्टर जो कह रहा था वो सच कह रहा था? उसने सोचा, कम लोग ही थे जो उसकी आंखों में ऐसे हिम्मत से देख पाए थे। फिर भी बिना ज़्यादा कुछ कहे बेंजर उसके पास से गुजरा और बस इतना बोला, चलो। एडेलाइन ने उसकी पीठ देखी और उसका दिल दुख गया। उसने याद किया कि पिछले 25 साल से वो उसके लिए कुछ महसूस करती आई है, लेकिन हर मुलाकात में बेंजर की ठंडक ही मिली। आयरनी ये थी कि जो आदमी उसे शादी का रिश्ता देना चाहता था, वही सिर्फ 2 शब्दों से इरादे जताता था। एडेलाइन ने अपने दिल की बात जुबान पर ले आई। विल यू नॉट एस्कॉर्ट मी? उसकी आवाज़ ने बेंजर को रोक दिया। एक पल के लिए वो भी चौंक गया। नजरें मिली और दोनों के बीच एक छुपी हुई तकरार सी चलने लगी। एस्टर, जो पास खड़ा था, उन दोनों के बीच इस खामोशी को देखता रहा। उसने बेंजर के चेहरे पर परेशानी और चिढ़ देख ली। बेंजर ने हाथ जेब में डाले रखे थे। उसका काला कोट और सुनहरी लंबी जैकेट के साथ उसका रूप और भी शक्तिशाली लग रहा था। थोड़ा चिढ़कर बेंजर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये कौन सी सीधी सादी, शरीफ और आज्ञाकारी लड़की है? एस्टर ने मन ही मन सोचा, लेकिन पहले तो एडेलाइन वैसी ही थी, अब ये कैसे बदल गई? इसी बीच बेंजर की आवाज़ ने सबकी सोच तोड़ दी। डचेस की कैरेज आ गई है, वापस चलते हैं। एडेलाइन कैरेज से निकली, अपनी ड्रेस संभालते हुए, पर जैसे ही उसने आसपास देखा, जगह अंधेरी और अजनबी थी। ये कहाँ आ गए हम? मुझे कुछ दिख नहीं रहा, उसने पूछा। बेंजर ने शांत और सुर में जवाब दिया, डचेस को दूसरा रास्ता लेना होता है। क्या तुमने कभी मैजिक के बारे में नहीं सुना? एडेलाइन मुस्कुराई। उसकी क्यूरियोसिटी पहले जैसे ही थी। ऑफ कोर्स, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और फिर उसके मन में एक याद उभरी। पिछले जन्म में बेंजर ही था जिसने उसे मैजिक के बारे में बताया था। चाहे उसने कितने भी सवाल पूछे हो, बेंजर हमेशा ईमानदारी से जवाब देता था। एडेलाइन के दिल में एक हल्की सी कसक जगी। शायद वही उसकी सच्चाई थी जिसने मुझे इतने सालों तक उसे बांधे रखा। बेंजर की आवाज़ ने उसे ख्यालों से बाहर खींच लिया। क्या तुम भी इसे चला सकती हो? एडेलाइन ने हल्का सा कंधे उचकाया। इतनी बड़ी बात तो नहीं, पर हाँ, मुझे भी आता है। उसने सोचा, पिछले जन्म में वही था जिसने उसे जादू की राहों से रूबरू कराया था, लेकिन उसने कभी उस एहसास का बदला नहीं चुका पाई। बेंजर ने सीधा पूछा, कैसा मैजिक? एडेलाइन ने बस उसकी तरफ देखा और चुपचाप आगे चल पड़ी। अभी करना ज़रूरी है, मैं थक गई हूँ। उसके लफ्ज़ों में स्पष्ट चिढ़ थी। बेंजर रुक गया और उसे घूर कर बोला, लोग कहते हैं लाडेन परिवार की सबसे छोटी बेटी बहुत ही शरीफ और सीधी है, पर तुम तो वैसी नहीं लगती। एडेलाइन ने तुरंत मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डाल दी
अगर तुम्हें ऐसी औरतें पसंद है तो जाओ ढूंढ लो। हवा में एक तेज तनाव भर गया। दूर खड़ा एस्टर भी इस तकरार से बेचैन हो उठा। बेंजर ने माहौल बदलने की कोशिश की। तुमने कभी टेलीपोर्टर यूज़ किया है? एडेलाइन ने सिर हिला दिया। नहीं, पहली बार में लोग बेहोश हो जाते हैं। संभाल के, बेंजर ने ठंडी सी आवाज़ में कहा। फिर उसने ज़मीन पर एक निशान बनाया। नीले प्रकाश फैल गया, जादू जैसे ज़मीन से सांस ले रहा हो। एडेलाइन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कोशिश करूँगी। चांदनी रात के तले दोनों एक जगमगाती रोशनी में घिरे हुए और पल भर में एक अंधेरी सी हवेली के सामने जाके उतरे। बेंजर कुछ कहने ही वाला था कि एडेलाइन की आवाज़ उसके बीच आ गई। ये जगह है डची, यहाँ की हवा इतनी ठंडी है और पेड़ भी अजीब सी शांति देते हैं। वो हर पेड़ को छूते हुए बच्चों की तरह मुस्कुराई। उसकी मासूम सी दिलचस्पी ने उस उदासी भरे माहौल में एक नया रंग भर दिया। और फिर एडेलाइन ने दोनों हाथ जोड़कर एक गंभीर अंदाज में कहा, अब मैं कुछ शर्तें रखना चाहती हूँ। बेंजर ने ठंडी हंसी छोड़ी। तुम्हें लगता है तुम इस स्थिति में हो कि मुझसे शर्तें डिस्कस कर सको? एडेलाइन ने उसकी आंखों में देखा, बेझिझक मुस्कुराकर बोली, आप एक ड्यूक हैं और मैं भी अपनी कीमत जानती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे मेरी स्किल्स के हिसाब से ट्रीट किया जाए। और एक बात, मैं अपना सरनेम नहीं बदलूंगी, मैं एडेलाइन लॉन ही रहूंगी। बेंजर की नज़र और ठंडी हो गई। एडेलाइन, क्या तुम वाकई एक प्रोफेट हो? उसने बस चुपचाप उसका घूर कर जवाब दिया, अगर लोग मुझे प्रोफेट समझते हैं तो फिलहाल इस गलतफहमी का फ़ायदा ही सही। एस्टर बीच में घबरा कर बोला, एक मिनट, तुम्हें पता है ना तुम ड्यूक से शादी कर चुकी हो? एडेलाइन हंस पड़ी, एक हाथ से अपने होठ ढककर। अगर मुझे नहीं पता होता तो क्या मैं यहाँ होती? एस्टर पैनिक हो गया और समझाने लगा, शादी के बाद पुराना नाम रखोगी तो लोग, खासकर आदमी, तुम्हें परस्यू करते रहेंगे। अच्छा नहीं लगेगा। एडेलाइन ने थोड़ा मजाक से, थोड़ा तीखापन से कहा, अरे तुम तो मेरी फिक्र कर रहे हो। अगर शुरू से करते तो और भी अच्छा लगता। खैर, मुझे दूसरों की सोच की परवाह नहीं है और तुम्हारे कैप्टन को भी नहीं। सही कहा ना ड्यूक? बेंजर ने बस कंधे उचकाए, जो चाहो करो, और आगे बढ़ गया। एडेलाइन ने एस्टर की तरफ एक मुस्कान डाली, जो एक छुपी वार्निंग भी थी। एस्टर का चेहरा लाल पड़ गया। फिर उसने अपनी असली डील रख दी, मैं सबके सामने आपकी डचेस की तरह रहूंगी, लेकिन अपने लोगों के बीच में एडेलाइन लॉन ही रहूंगी। और एक शर्त और, जब मुझे मन हो तब मुझे एक बहुत बड़ा और शानदार शादी समारोह मिले, तब तक हम बस एक अलायंस दिखावा करेंगे। बेंजर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। फायदा भी था, बोझ भी हल्का होता। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा विरोध था। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया, ठीक है, कर लेते हैं। एडेलाइन ने उसके हाथ थाम लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे में टिकी रही और इस हैंडशेक ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया। जैसे ही सबका ध्यान बदला, एक छोटा लड़का टोपी हाथ में लिए तेज भागता हुआ आया। आप सब इतने जल्दी लौट आए? डचेस से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, उसने उत्साह से कहा और उसकी चमकती निगाहें सीधे एडेलाइन पर टिक गई। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मेवन था, बेंजर परिवार के वफादार बटलर, और वही जिसने डची में एडेलाइन की देखभाल की थी। अचानक एडेलाइन पर अतीत की यादें बिजली की तरह गिरी। उसकी आंखें अनजाने आंसुओं से भर आई। दिल अजीब सा एहसासों में डूब गया। डचेस, डचेस बेंजर्क, आप ठीक तो है ना? आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा, मेवन ने घबराहट से कहा। उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। एडेलाइन ने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। मैं ठीक हूँ, बस अचानक चक्कर सा आया। उसने हाथ उठाकर इशारा किया कि चिंता ना करें, मगर अंदर ही अंदर मेवन की दुखदाई भविष्य की झलक उसके मन से हट ही नहीं रही थी। ये यादें अब क्यों सामने आ रही है? क्या यह सच में पूरी है? आपने तो डरा ही दिया डचेस, मेवन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। धन्यवाद मेवन, लेकिन क्या तुम मुझे एडेलाइन कह सकते हो? उसने नरमी से कहा।
मेवन सकपका गया। क्या? मैं डचेस बेंजर को उनके नाम से कैसे पुकार सकता हूँ? ये नाम इतना अनमोल भी नहीं है। तुम इतना क्यों डर रहे हो? एडलाइन ने हल्की सी मुस्कान के साथ गाल पर हाथ रख कर कहा। आराम से मुझे एडलाइन कहो। मेवन कुछ कहता उससे पहले ही बेंजर की ठंडी लेकिन सख्त आवाज़ गूंजी। जैसा वो चाहती है वैसा ही करो। मेवन चौंक गया पर मान गया। एडलाइन ने खिलखिलाकर कहा, चलो मेवन, अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। वातावरण हल्का होते ही मेवन ने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर एडलाइन, क्या आप गाड़ी में चलेंगी? एडलाइन ने पीछे मुड़कर बेंजर को देखा और भौहें उठाई। और तुम क्या कर रहे हो? मुझे एस्कॉर्ट करना तुम्हारा काम है। बेंजर ने गहरी सांस छोड़ी और आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। एडलाइन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और दोनों गाड़ी में बैठ गए। बाहर मेवन ने लगाम थामी और एस्टर उसके बगल में हाथ बांधकर बैठा। हमारी डचेस तो सचमुच अनोखी है, मेवन ने धीरे से कहा। सही कहा, जरा टेढ़ी मेढ़ी भी है। एस्टर हंस पड़ा। मैंने पहली बार हमारे लॉर्ड को यूं आह भरते देखा है, मेवन ने धीरे से कहा। सिर्फ आह? मैंने तो कैप्टन को भी घबराते देखा है। एस्टर ने चुटकी ली। लॉर्ड घबराए? ओह माय, क्या दुनिया में ये भी हो सकता है? मेवन की आंखें हैरानी से फैल गई। हाँ, अजीब लगा ना? लगता है जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। एस्टर ने कंधे उचकाए। कभी भी उन्होंने ड्यूक के चेहरे पर भावनाएं नहीं देखी थी, मगर अब एडलाइन के लौटने से डची की जिंदगी वाकई दिलचस्प होने वाली है। एडलाइन और बेंजर कैरेज में एक दूसरे के सामने बैठे थे। एडलाइन कभी कभी बाहर झांकती, लेकिन अक्सर उसकी निगाहें बेंजर की ठंडी नज़र से टकरा जाती। ये उसके लिए बहुत असुविधाजनक था। उसने सोचा, काश मैं मेवन के पास बैठी होती। मंकी, स्टूपिड, इडियट, उसने अपने ही मन में सोचा, जैसे उसके दिमाग में ये ही शब्द घूम रहे हो। उसे लगता था जैसे बेंजर अपनी आंखों से उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि वो जानती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसने अपने विचार झटके और नज़र वापस बाहर कर ली। कैरेज के बाहर वीरान ज़मीन फैली थी। महल की दीवारों के पार था एक फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस और उसके बाद सेंट्रल रेसिडेंस और काला साया करता हुआ ब्लैक टावर। नौकरों के क्वार्टर्स और स्टेबल्स भी उसी इलाके में थे। एडलाइन को यह देखकर हैरानी हुई कि इस डची की ज़मीन पर कोई सजावट ही नहीं थी, सिर्फ एक सीधा रास्ता जिसमें गाड़ियाँ चलती थी। लगता है तुमने इस ज़मीन को संभाला ही नहीं। इतनी बड़ी जगह बस रास्ते के लिए है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस गार्डन को खूबसूरती से सजाऊँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? एडलाइन ने अचानक से कहा, थोड़ा हल्का सा माहौल बनाने की कोशिश में। जो तुम चाहे करो, बेंजर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए बेपरवाह अंदाज में। ओह माय, सही में? अगर मैं कहूँ कि मैं एक ऐसा गार्डन बनाऊँ जो इम्पेरियल फैमिली के गार्डन से भी खूबसूरत हो, तब भी? एडलाइन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी आसानी से हाँ कर दी, इसलिए उसने झूठी शरारत में एक और शर्त रख दी। तुम वैसे भी वही करती हो जो तुम्हें करना हो, फिर बार बार मेरी परमिशन क्यों मांग रही हो? बेंजर ने उलझन में कहा। अजीब इंसान है, एडलाइन ने सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे इतना आसानी से मान गया और इससे बात करना इतना आसान क्यों लग रहा है। अतीत में उसने खुद को इतना दबा क्यों रखा था? शायद इसलिए कहते हैं कि शुरुआत सही हो तो आगे सब आसान हो जाता है। जो भी हो, अब मैं एक ऐसी औरत हूँ जो अपने मन की कर सकती हूँ। मुझे वही करना चाहिए जो मैंने अपने पिछले जीवन में सिर्फ सोचा था, उसने अपने दिल में कहा। उसके विचार एक गार्डन की तरफ गए। किस तरह के पेड़ लगाऊं, किस तरह के फूलों के बेड बनाएं, वो कल का इंतज़ार खुशी से करने लगी। जैसे ही वो मेंशन पहुँचे, नौकर एक लाइन में खड़े थे, सर झुकाए हुए। सबसे आगे खड़ा नौकर मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, हाथ सीने पर रखा और कहा, स्वागत है मैडम, आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या मैं तैयारी करूं ताकि आप अपनी थकान दूर कर सकें? एडलाइन मुस्कुरा दी। हाँ, मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैं तुम पर यह जिम्मेदारी छोड़ती हूँ। इस तरफ मैडम। नौकर ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रास्ता दिखाया।
तीसरे फ्लोर के कमरे बड़े हैं और धूप भी अच्छी आती है। ये कमरा मास्टर के बगल में है, आपको सुरक्षित महसूस होगा। पीछे चल रहा मेवन ने धीरे से कहा, देखा, ये कमरा बिल्कुल परफेक्ट है, आपको पसंद आएगा। एडेलाइन हंस पड़ी, दिल से खुशी जाहिर करते हुए। मेवन जिंदा है और मेरे साथ है। उसके दिल में सुकून उतर आया। अब मेंशन में उसके पास कोई तो था जो उसका सहारा बन सके। वो कॉरिडोर में आगे बढ़ रहे थे। नौकर रास्ता दिखाता हुआ चल रहा था। एक कमरे के सामने रुककर नौकर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। एडेलाइन ने उस कमरे को तुरंत पहचान लिया। ये वही कमरा था जो उसके पिछले जन्म में उसका नहीं था। ये कमरा था हेला एल्टन का, उस औरत का जो रे के वापस आने पर उसके पास खड़ी होती थी, लाल बालों और तेज निगाहों वाली खूबसूरत शख्सियत। नौकर ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और कहा, ये आपका कमरा है मैडम, अब से आप यही रहेंगी। आखिरकार उसने ये कमरा हासिल कर ही लिया। पिछली जिंदगी में ये हक उसे छीन लिया गया था, लेकिन इस बार एडेलाइन ने कसम खाई कि अपने अधिकार खुद से कभी नहीं छोड़ेगी और ना ही किसी को छीनने देगी। वो सोच में डूबी हुई अंदर गई, कमरे को धीरे धीरे देखते हुए पुराने विचारों में उलझी। तभी पीछे से बेंजर की आवाज़ आई, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस रूम? जी, ये कमरा मेरे टेस्ट के हिसाब से सही है, उसने पलटकर मुस्कान के साथ जवाब दिया। गुड, अब आराम करो। ये कहकर बेंजर कमरे से निकल गया। मेवन भी उसके साथ चल दिया। जैसे ही वो गए, मेवन ने हैरानी भरे लहजे में कहा, वाह एडेलाइन, मैं सच में सरप्राइज हूँ। सच? पर क्यों? एडेलाइन ने उतने ही उत्सुकता से पूछा। हमारे मास्टर दूसरों की फीलिंग्स का इतना ख्याल रखने वाले टाइप के तो नहीं लगते। ये उनके लिए अनयूजुअल है। मेवन ने हाथ कमर पर रखते हुए कहा। अच्छा, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं? एडेलाइन ने मज़े में पूछा। वो बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। मेवन ने आँख घुमाई। अरे सच में उनका नेचर ऐसा ही है? एडेलाइन मुस्कुरा दी। अब उसे बेंजर की असल रवैये का अंदाज़ा हो रहा था। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरे इंसान हैं, बस उनकी पर्सनालिटी थोड़ी ब्लंट टाइप है, मेवन ने कैजुअली कहा और दरवाजे की तरफ चल दिया। समझ गई, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, एडेलाइन ने सिर हिलाकर कहा। दिल में उसने माना कि ड्यूक बेंजर बुरा इंसान शायद ना हो, पर वो ठंडे और हिसाबी ज़रूर थे। ऐसे लोगों को आमतौर पर वर्स्ट कहा जाता है, लेकिन उसके लिए तो शादी पहले दिन से ही एक डील थी। उसके ख्यालों को मेवन की आवाज़ ने तोड़ दिया। ऑल राइट, अगर कुछ चाहिए तो बेल बजा देना, मेड आ जाएगी। क्या आप अभी डिनर लेना चाहेंगी? एडेलाइन उसके साथ चलने लगी। ओह गॉश, इतना लेट हो गया है, उसने हैरानी से पूछा, लेकिन फिर थकावट महसूस करते हुए वहीं रुक गई। वेल, लंच छोड़ देती हूँ, मुझे अभी काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, फिर थोड़ा आराम भी करूँगी, एडेलाइन ने सोच विचार करते हुए कहा। फिर डिनर के लिए तो आएगी ना? मेवन ने दरवाजे की तरफ चलते हुए पूछा। ऑफ कोर्स मेवन, तुम फिक्र मत करो, अपना काम जाकर करो। एडेलाइन के दिल को मेवन की चिंता देखकर बहुत खुशी हुई। कुछ लोग वाकई ज़िंदगी में सनशाइन जैसे होते हैं, और इस वक्त एडेलाइन के लिए वो सनशाइन मेवन था। वो उसे जितना थैंक यू कहना चाहती थी उतना शब्द में कह नहीं पा रही थी। यस, देन रेस्ट इजी, मेवन ने मुस्कुराया और दरवाज़ा बंद करके चला गया। कुछ देर बाद एडेलाइन सोफे पर लेटकर आराम कर रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। योर ग्रेस, मैं आई एंटर? एक पतली सी आवाज़ सुनाई दी। एडेलाइन ने कहा, अंदर आ जाओ। उसका इरादा उठने का नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही टायर्ड महसूस कर रही थी। दरवाज़ा खुला, एक मेड अंदर आई। उसने सामने खड़े होते ही अपना सिर झुका लिया और कहा, मेरा नाम कैथरीन है, मैं आज से आपकी पर्सनल सर्वेंट हूँ, योर ग्रेस। आह कैथरीन, नाम सुनकर एडेलाइन तुरंत सोफे से बैठ गई। उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, यस योर ग्रेस। कैथरीन ने अपना सिर और झुका लिया। एडेलाइन के दिमाग में उनकी पहली मुलाकात की यादें फ्लैश होने लगी, जब कैथरीन इतनी टिमिड और शर्मीली सी लगी थी। टेक केयर ऑफ मी कैथरीन,
एडेलाइन ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ये बात उसने उससे पहले मुलाकात में भी कही थी। यस, टेक केयर ऑफ मी टू, कैथरीन ने अपनी हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। पहली मुलाकात में वो बहुत रिस्पेक्ट दिखाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने एडेलाइन को नीचा समझना शुरू किया। आई सी, तुम्हारी एज क्या है? एडेलाइन ने धीरे से पूछा। एक हाथ अपने हाथ पे रख उसने कहा, मैं 22 साल की हूँ मैम, कैथरीन ने ऑबिडेंटली जवाब दिया। ठीक है फिर, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई तो बुला लूँगी, अब जाओ। एडेलाइन ने हाथ उठाकर उसे रूम से निकलने का इशारा किया। उसने कहा, येस योर गेस्ट, फिर मैं निकलती हूँ, कैथरीन धीरे से बोली और मुड़कर बाहर निकलने लगी। चलते हुए उसके मन में ख्याल घूमने लगे, क्या मैंने कोई गलती कर दी? एडेलाइन की रिएक्शन अच्छी नहीं थी। अपने ही ख्यालों में गुम थी कि उसने सामने रखे टेबल को देखा ही नहीं। टेबल पर एक पॉट रखा था। आह, उसके मुंह से चीख निकल गई जैसे ही पॉट उसे टकरा गया। रिफ्लेक्स से वो पलटी और देखा पॉट किनारे पर हिल रहा था। ओ नो, फ्लावर पॉट! कैथरीन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। एडेलाइन ने तुरंत उछलकर उसके पास पहुंची। उसने कैथरीन को खींचकर अपनी तरफ ले लिया और पॉट ज़मीन पर टूट गया। एडेलाइन कैथरीन को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी और दोनों एक साथ उस टूटे हुए पॉट को देख रहे थे। वो पॉट कैथरीन की 10 महीने की सैलरी के बराबर की कीमत का था। आह, फ्लावर पॉट! कैथरीन ने उदासी से कहा और अपने नेल्स चबाने लगी, आंखें नीचे झुकाकर। कैथरीन, एडेलाइन ने उसका नाम लिया। कैथरीन ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मेरी वजह से ये टूट गया। कैथरीन की आवाज़ कांपती हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। एडेलाइन ने उसके कंधे पकड़कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जैसे ही कैथरीन ने उसकी तरफ देखा, एडेलाइन ने नरम आवाज़ में कहा, मैं फ्लावर पॉट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मैं बहुत जल्दी में थी। कैथरीन झुककर फिर से माफ़ी मांगने लगी। अरे ठीक है, ये गलती तो होती ही रहती है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी, बस वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें फ्लावर पॉट की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें शाम को दोबारा बुलाऊंगी, एडेलाइन ने मुस्कुराते हुए कहा और एटमॉस्फेयर हल्का कर दिया। थैंक यू योर ग्रेस। कैथरीन हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी सॉफ्टनेस दिखा सकता है। रूम से निकलकर वो दरवाजे के पास कुछ देर तक रुकी रही। अभी अभी जो हुआ उसे प्रोसेस कर रही थी। हर ग्रेस इतनी वंडरफुल पर्सन है, मुझे नहीं पता था वो ऐसी होंगी। मैंने कितनी स्टूपिड थी जो जेलस हो पड़ी थी ये सुनकर कि वो मास्टर से शादी कर रही है, और वो इतनी प्रीटी कैसे लगती है, जैसे कोई डॉल हो। उसने ये सोचा। ये सोचकर वो कॉरिडोर में चली गई। उसके ईयर्स और चिक्स शर्म से लाल पड़ गए थे। उसके दिमाग में अभी भी वही पल फ्लैश हो रहा था जब एडेलाइन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो सोच रही थी, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसी शानदार औरत की पर्सनल मेड हूँ। मुझे सबको बताना होगा कि डचेस कितनी ब्यूटीफुल और कूल है। मैं उन्हें इस हाउस की सबसे हॉनरेबल पर्सन बना दूंगी। ये सोचते हुए वो कॉरिडोर में चल रही थी। उधर एडेलाइन को अचानक अपने कान में खुजली महसूस हुई। वो हैरान हुई, इतना अचानक कान क्यों खुजला रहा है? उसे क्या पता कैथरीन उसके बारे में बात कर रही थी। दिन के बाद बेंजर्क एडेलिन के कमरे के बंद दरवाजे को घूर रहा था। उसके दिमाग में उस दिन का सीन वापस आने लगा जब मेंशन के सामने टेलीपोर्ट होने के बाद एडेलाइन ने कहा था, तो चलो अब बस ये समझ लेते हैं कि हम एक अलायंस में हैं और ये दिखाते हैं जैसे हम ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। वो मेमोरी से खुद को खींचकर वापस आया और फिर से उस दरवाजे को देखा। एडेलाइन, उसने धीरे से कहा। एडेलाइन तो दीवार के दूसरी तरफ थी, लेकिन बेंजार के लिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस उस यादों का बोझ कम करने के लिए काफ़ी नहीं था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो खुद से ही लड़ रहा था, ये फीलिंग कहाँ से आ रही है, मैं ऐसे क्यों महसूस कर रहा हूँ। उसकी सोच में खुद से लड़ाई को एस्टर ने नॉक कर दिया। कैप्टन, मैं अंदर आ रहा हूँ, एस्टर ने कहकर दरवाज़ा खोला।
बेंजार्क ने अपना चिन हाथ से उठाकर हैरानी से देखा। क्या है एस्टर? एस्टर धीरे धीरे चलता हुआ डेस्क के पास आया और एक प्रोफेशनल टोन में बोला, वेल, मैं फ्यूचर प्लान डिस्कस करना चाहता था और मुझे आपके थॉट्स भी जानने थे। बेंजार्क का जवाब थोड़ा कोल्ड था, अगर बकवास करनी है तो निकल जाओ। एस्टर ने हिम्मत नहीं हारी और टॉपिक चेंज किया। ये कहानी दूसरी है, अगर ये प्रोफेसी के बारे में हो। ये सुनकर बेंजार्क की आंखों में सोच दिखने लगी। प्रोफेसी? हाँ, उस औरत ने कहा था कि वो मेरी आंखें खोल देगी। मतलब शायद मैं देवास और अजुरास के बीच फर्क कर पाऊंगा। थोड़ा क्लैरिफिकेशन हुआ। देवास मतलब हेवनली बींग्स और असुरास मतलब डेमोनिक बींग्स। लेकिन बात फिर एडेलाइन पर आ गई। होल्ड ऑन कैप्टन, एक और बात है, आप हमेशा एडेलाइन को दैट वुमन कहकर क्यों बुलाते हो? वो अब एक डचेस है। अगर आप ऐसे ही बोलते रहे तो हायर्ड हैंड्स भी उन्हें लाइटली लेंगे। आई मीन मेड वगैरह। बेंजार्क ने तुरंत जवाब दिया, देखो, अभी इम्पोर्टेंट उसका टाइटल नहीं है, सबसे ज़रूरी है ये ढेर सारा काम करना जो मेरे पास पड़ा हुआ है। एस्टर ने अपनी बात जारी रखी। उसने इशू की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। नहीं, मुझे पर्सनली लगता है कि यही सब इम्पोर्टेंट बात है। एडेलाइन अब आपकी फैमिली है कैप्टन। शायद आप भूल गए हो, लेकिन ह्यूमंस नॉर्मली अपनी ज़िंदगी रिलेशनशिप बना के जीते हैं। वो शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। बेंजार्क ने ठंडी सांस भरी। तुम्हें पता है कि मेरे पास घर घर खेलने की लग्जरी नहीं है। उसे एस्टर का हिडन मैसेज अच्छी तरह समझ आ रहा था, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। साल 512 की बात थी, हेवनली डेमोनिक वार के बाद, जिसमें देवास की डिफीट हुई थी। उनका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर था, हेवनली रियाल्म को दोबारा रिवाइव करना। 60 साल बीत गए थे जब से बेंजार्क ने मुश्किल से आस और वैकिन को जगाया था, लेकिन ना तो दोबारा देवास का पता चला, ना डेमोन किंग का, ना ही डेमोनिक रियाल्म के एंट्रेंस का। तो क्या वैकिन ने कोई मैसेज भेजा? बेंजार्क ने पूछा। एस्टर ने जवाब दिया, कांटेक्ट किया था, लेकिन मोस्टली यूजलेस इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, उन्हें कोई ट्रेसेस मिले थे, लेकिन ठंड इतनी थी कि ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। बेंजार्क ने गुस्से में बोला, यही वजह है कि ऐसे काम तुम्हें मुझे छोड़ देने चाहिए था। वैकिन्स बिल्कुल पेशेंट नहीं है, क्राई बेबी है वो। एस्टर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, एनीवेज, जब वो वापस आएंगे हमें लैंड ऑफ आइस जाना होगा। कैप्टन, आपको भी साथ चलना चाहिए, जगह बहुत दूर है और टेलीपोर्ट के बावजूद कुछ दिन लगेंगे। आपके पास डिवाइन पावर भी कम है अब। बेंजार्क ने चुपचाप सिर हिला दिया। लगता है कोई और चॉइस नहीं है। उसके दिमाग में फिर एक थॉट फ्लैश हुआ। वो औरत, उसने कहा था कि वो मैजिक यूज़ कर सकती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्या कोई प्रॉफिट मैजिक यूज़ कर सकता है? देवास का ट्री ऑफ लाइफ तो कब का मर चुका था, और ट्री ऑफ ऑरा भी अपने लीडर के छुपने की वजह से वीक हो गया था। वो पेड़ ही तो डिवाइन और डेमोनिक पावर का असली सोर्स था, और उसके ख़त्म होने के बाद ही सारी पावर्स ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर भी प्रोफेसी कहती थी कि एडेलाइन, द वन हु सीज द ट्रूथ, बेंजार्क की आंखें खोल देगी। उसका दिल पूछ रहा था, क्या उसका मैजिक यूज़ करना इस प्रोफेसी से जुड़ा हुआ है? मैजिक क्या सच में कनेक्टेड था? और ट्रूथ देखना का क्या मतलब हो सकता है? डिवाइन और डेमोनिक पावर के बीच का सच? ये सोचते सोचते बेंजार्क के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बरकरार रही। वो खुद से पूछ बैठा, क्यों हर बार उसकी आंखों में देखकर मुझे ये अजीब सा एहसास होता है? उसकी यादों में एडेलाइन का चेहरा घूम गया, खासकर उसकी गहरी पर्पल आंखें जो जैसे उसके अंदर तक झांक लेती थी। दोपहर ढल चुकी थी। गोल्डन सनलाइट कमरे के अंदर गिर रही थी। एक शांत और गर्म रोशनी के साथ एडेलाइन का रूम पूरे सुकून से भरा था। ना कोई शोर, ना कोई रुकावट। बेड पर वो चैन से सो रही थी। जब तक उसकी पलकें हल्की सी खुलने लगी, रोशनी से आंखें एडजस्ट करते हुए उसने धीरे से अपने सिर उठाया। उसकी नज़रें कमरे में घूम गई। सीलिंग, बेड के चारों तरफ लगे कर्टन्स और एक नया सा कैनोपी। ये कैनोपी कैसा है, मुझे तो याद ही नहीं। थोड़ी देर के लिए वो अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करती रही। फिर एक
तीखी क्लैरिटी उसके दिमाग में चमक गई। नींद के कन्फ्यूजन उतर गई। उसे याद आया वो वापस आ गई है बेंजार्क के ड्यूकल मैंशन में। बेड से उठकर उसने सीधे खिड़की के बाहर देखा, लेकिन उसकी नज़र बाहर के मंजर पर नहीं बल्कि अपने ही अंदर जम गई थी। वो सोच रही थी, मैं मर गई थी और फिर वापस आ गई टाइम को क्रॉस करके। ये कैसे मुमकिन है? मैं अब जो ज़िंदगी जी रही हूँ, क्या ये सच है कि एक अजीब सी कहानी? उसके सोच को एक नॉक ने तोड़ दिया। योर ग्रेस, कैथरीन की आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई। अंदर आ जाओ, एडेलाइन ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया ताकि कैथरीन उसे सुन सके। दरवाज़ा धीरे से खुला और कैथरीन ने सर झुकाते हुए अंदर कदम रखा। माफ़ी चाहती हूँ, मैं बस ये पूछने आई थी कि आपका डिनर कैसे प्रिपेयर करवाया जाए। उसने धीरे से पूछा। नज़र अभी भी नीचे थी। एडेलाइन ने हल्का सा मुस्कान दिया। तुम बिल्कुल टाइम पे आई हो, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। कैथरीन अभी भी सिर झुकाकर पूछती रही, मैं आपको डाइनिंग रूम में ले चलूं या आप यही डिनर लेना पसंद करेंगी? एडेलाइन ने उसकी तरफ देखा और कामली कहा, मैं डाइनिंग रूम में ही खाना खाऊंगी।